भाई गुड आफ्टरनून है। कैसे हालचाल? बढ़िया है सबके? ओके। ऑसिलेशंस का आखिरी थोड़ा बाकी है। थोड़े न्यूमेरिकल्स लेने हैं, वो ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, जो न्यूमेरिकल्स मैं कराने वाला हूं उसके नंबर बता देता हूं। आई एम गोइंग टू डू न्यूमेरिकल 17, 18, 19। उसके बाद न्यूमेरिकल 12 एंड न्यूमेरिकल 13। ये इतने न्यूमेरिकल्स मेरे हिसाब से बचे हुए, तो इनको खींच लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 17 से शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल 17। आई होप आपने टेक्स्ट बुक खोल रखी है। ओके, व्हाट डज इट से? A simple pendulum of length L and having a bob of mass m is suspended in a car. Okay, the car is moving on a circular track of radius r with uniform speed v. Okay, तो ये तुम्हारा सिंपल पेंडुलम है। ओके, सस्पेंड किया गया गड्डी में, और गड्डी क्या है? गोल गोल घूम रही है ऑन अ सर्कुलर पाथ, रेडियस बड़े आर का एंड स्पीड v का। If the pendulum makes small oscillations in a radial direction about its equilibrium position, what is the time period? Time period find करना है। तुम बोलोगे सर t is equal to 2 pi root of L by G, हमको पता है। ओके, अग्रीएबल। पर वो तभी होगा जब पेंडुलम मात्र ग्रेविटी के इफेक्ट में होगा। जैसे तुम्हारा नॉर्मल पेंडुलम है, तुमने लटकाया, जैसे हमने उस टाइम देखा था, पहली बार सिंपल पेंडुलम देखा था, छोड़ा था, टिक टॉक, इट ऑपरेटेड ओनली अंडर ग्रेविटी। बट यहां पे एक और एक्सीलरेशन आएगा। सर एक और एक्सीलरेशन कौन सा है? अच्छा, चैप्टर 4, 5 को याद करो। सपोज तुम्हारी गड्डी गोल गोल घूम रही है। इजंट दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? You are driving a car on a circular path. This is uniform circular motion. And uniform circular motion करने वाले बॉडी में एक नया एक्सेलरेशन आता है, which is called centripetal acceleration. याद है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? ओके, सो सपोज मैं गड्डी में बैठा हूं, सिंपल पेंडुलम लटक रहा है, ग्रेविटी तो है ही, पर अब मैं गड्डी गोल गोल घुमाता हूं, ये गड्डी में एक नया एक्सेलरेशन आएगा which will act towards the center, and that is your centripetal acceleration. ये रहा, towards the center। ये centripetal acceleration है AC, जिसकी वैल्यू everybody knows, v square by r। तो अब अकेला g नहीं है, AC भी है, and the resultant of both these accelerations, can you see both are at 90 degrees to each other? It will be the Pythagorean hypotenuse, which is called G effective. Can you see this? So, सबसे पहले centripetal acceleration AC is V square by R. So the net gravitational acceleration is, we'll call it G effective, isn't it? Root of this square plus this square, root of G square plus AC square। AC की वैल्यू कितनी है? V square by R। V square by R the whole square, and as a result you are left with what? G square plus V4 by R square। ये रूट को रेज टू हाफ लिख देता हूं, and so the time period is, हम जानते हैं अकेला वो होता ग्रेविटी, तो इट वुड हैव बीन T is equal to 2 pi root L by G। बट यहां पे अब G नहीं है अकेला, G इफेक्टिव है, एंड अब G इफेक्टिव की वैल्यू लगा दो एंड वी आर डन। सो T is equal to 2 pi root of L by, ये G इफेक्टिव कितना है? G square plus V4 by R square the whole raised to half। You can very well check the answer and tell me, is that true? I'm sure it is. Fair enough. So this is numerical number 17. We go on to numerical number 18 in a jiffy. Any problems out here? No problems. सिर्फ दो ही चीजें थी, एक तो G तो था ही, साथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन V स्क्वायर बाय R भी था, जिसकी वजह से इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ा, जिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हमने यहां G इफेक्टिव करके इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट वाज द एंड ऑफ स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। न्यूमेरिकल 18 देख रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है न्यूमेरिकल 18। एक बॉडी है जो फ्लोट कर रही है लिक्विड में,
I'm sure you're looking at numerical 18 now. I'll draw the diagram for you also. Okay, what does it say? It says a cylindrical piece of cork जिसका डेंसिटी है रो. सो कॉर्क, उसका डेंसिटी है रो, उसका एरिया ए है, हाइट एच है. एरिया इज ए, height is h, is floating in a liquid of density rho l. So liquid का density है rho l. Okay. The cork is depressed slightly and then released. Show that the cork oscillates up and down harmonically with a period t is equal to something something, where rho is the density of the cork. Ignore viscosity. Okay. Now let me show you a diagram. ये डायग्राम चीज को अंडरस्टैंड करवाने में काफी आगे जाएगा. ये भरा हुआ लिक्विड का वेसल है एंड इसमें एक पीस ऑफ कॉर्क. कॉर्क मतलब जो बूच होता है ना, बूच, वुड जैसा होता है. इट्स कॉल्ड कॉर्क. इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. सो ये है वो कॉर्क का पीस जो फ्लोट कर रहा है वो इस लिक्विड के सरफेस पे. I'm sure you are looking. Its height is h, its area is a, and it is floating on the surface of the liquid. Right now, what is the net force on this cork? 0. Its weight is balanced by the buoyant force. फिलहाल इतना है, बरोबर है, फ्लोट कर रहा है, नो प्रॉब्लम. नेट फोर्स इज 0. अब हम क्या करते हैं, अब इस कॉर्क को थोड़ा सा दबाते हैं. ओके, कितना दबाओगे सर? Let us see. ध्यान से देखिएगा मैंने कितना दबाया, क्या किया. ये उसका मिड लेवल है. मैंने यहां से x डिस्टेंस दबाया इसको. कितना दबाया? x. डू यू अग्री? अब ये अंदर गया. इट्स वेरी सिंपल. स्विमिंग पूल में गए होंगे और स्विमिंग पूल में आप सपोज कोई बॉल है वो फ्लोट कर रहा है, तुमने उसको थोड़ा सा दबाया और छोड़ दिया. डोंट यू अग्री? बॉल ऊपर आएगा. थोड़ा सा अंदर दबाओगे, छोड़ोगे, बॉल ऊपर आएगा. क्यों ऊपर आएगा? बॉयंट फोर्स. ऑलराइट. सो मैंने दबाया, अब जैसे ही छोड़ता हूं बॉयंट फोर्स लगता है. किस तरफ लगता है? ऊपर. सो वी डिप्रेस, वी पुश डाउन द कॉर्क by a distance x. So due to liquid, buoyant force acts which brings the body upwards. Force acts trying to bring the body upwards. तो ये हो गया आपका रिस्टोरिंग फोर्स. तो रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को वापस ओरिजिनल पोजीशन में कौन लाएगा? बॉयंट फोर्स. एंड आई थिंक आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, वैसे इसमें तो नहीं देखा बट आर्किमिडीज प्रिंसिपल में देखा था. बॉयंट फोर्स इज V इनसाइड रो फ्लूइड इनटू G. यू रिमेंबर हमने जेई नीट में बॉयंट फोर्स देखा था. V इनसाइड रो लिक्विड इनटू G. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए यहां माइनस लगाए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में. कितना वॉल्यूम इनसाइड है लिक्विड के? कोई बोलेगा सर इतना सारा है. नहीं, हम इतना तो ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि इतना तो ऑलरेडी अंदर था. तो हमको ये V इनसाइड इतना ही लेना पड़ेगा सर. अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप? इज दिस मेकिंग सेंस? V इनसाइड इतना ही वॉल्यूम लेना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली कितना दबाया तुमने, कितना डाला अंदर? इतना ही डाला ना, बाकी इतना तो ऑलरेडी था ही. इसमें तो नेट फोर्स 0 ही था. जितना तुमने अंदर डाला है उतना ही यहां पे V in लगेगा. सो V in इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड व्हेन कॉर्क इज पुश्ड इन. सो कॉर्क के अंदर पुश होने से कितना वॉल्यूम अंदर गया? उसका एरिया उसका ये है, A into X. सो
restoring force F is equal to minus A into X into rho liquid into G. It is imperative that you understand the importance of A into X. नहीं तो I have seen people tell me कि सर this is X प्लस ये जो आधा था ना अंदर h/2 वो भी ले लो. नहीं, आधा तो अंदर ऑलरेडी था. हमने जितना अंदर दबाया है उतने का ही वॉल्यूम लेना है मुझे. That is why A into X. And I'm rewriting this equation in a new form. F is equal to minus A rho liquid G into X. वही है, मैंने X को बाहर ले लिया. Now you might tend to ask me, sir, ऐसा लिखने का क्या प्रयोजन है? ऐसा लिखने से this equation isn't it similar to equation of restoring force which is F is equal to minus kx? Can you see the similarity between equations 1 and 2? X X F F. तो जो ये बीच का K है, isn't it this much? So हमको मिलता है K is A rho liquid into G. और K का फायदा क्या? भाई टाइम पीरियड फाइंड करने में K का फायदा होगा. आई एम टेकिंग दिस डाउन. वेल आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई आई टुक V in is equal to A into X. इतना समझ में आया ना? मैंने इतना ही वॉल्यूम लिया जितना मैंने दबाया है. ओके, सो टाइम पीरियड one of the most famous equations T is equal to 2 pi root of m by K. K तो मेरे पास है, ये रहा. What is m? M is the mass of the cork, mass of the whole body, and mass of the whole body is density of the cork into volume of cork. Hey, what is the volume of the whole cork? Isn't it area into height? मैं पूरे कॉर्क का मास ले रहा हूं क्योंकि जो अप एंड डाउन करेगा वो पूरा कॉर्क होगा, सिर्फ इतना नहीं, पूरा कॉर्क अप डाउन कर रहा है, तो उसमें रो इंटू एरिया इंटू हाइट. तो लगा डालो T is equal to 2 pi रूट ऑफ मास कितना है, रो ए एच ओवर व्हाट इज के, ए रो लिक्विड इंटू जी. ए कट. आई थिंक वी हैव गॉट माई फाइनल इक्वेशन नाउ. यही लगा देता हूं, 2 पाई रूट ऑफ रो एच बाय रो एल इंटू जी. Check this. Is this the right answer? Is this what they want us to prove? Yes, this is absolutely what they want us to prove. कोई शक? Okay. So this was numerical number 18 for you. Now let's go down to numerical number 19. यहां मास में पूरा हाइट आएगा, भले वॉल्यूम इनसाइड में सिर्फ इतना एक्स आएगा, पर मास में पूरा हाइट आएगा क्योंकि पूरे कॉर्क को लेना है हमको. ओके, so this is numerical 18. numerical 19 is absolutely similar. बहुत टाइम बाद YouTube आया है और मैं आपको दोनों केस दिखाऊंगा. YouTube के कितने केस है. बेसिकली ओरिजिनली अगर तुम YouTube को देखो, मतलब YouTube को तो देखते ही हो, बट अगर लिक्विड डाला है YouTube के दोनों आर्म्स में तो इनिशियली इट विल बी एट सेम लेवल. सर क्या बोल रहे हो? अच्छा बताता हूं. One end of a U-tube contains mercury is connected to a suction pump, other end open to atmosphere. Small pressure difference is maintained between the columns. Show that when suction pump is removed, column of mercury in the U-tube executes SHM. Okay. साथ में टाइम पीरियड भी फाइंड कर लेते हैं. तो मैं दो डायग्राम बनाऊंगा. One is initial, other is final. ये तुम्हारा YouTube. फिर से YouTube. ओके. सबसे ज्यादा टाइम YouTube बनाने में जाता है. ओके. अच्छा, पहले क्या था सीन, दोनों साइड्स ओपन टू एयर थे, ओपन टू एटमॉस्फेयर. तो दोनों लिम्ब्स में, दोनों आर्म्स में ये जो अंदर लिक्विड डाला है, शायद मर्क्यूरी डाला हो, उन दोनों का लेवल सेम था बिकॉज बोथ आर ओपन टू एयर. अब तुमने क्या किया, अब तुमने एक जगह पे कोई डिवाइस लगा दिया लाइक सक्शन पंप वगैरह,
उसकी वजह से प्रेशर चेंज हुआ एंड ये वाला हाइट h नीचे गया. डू यू अग्री दैट अगर इस लिंब में ये मर्क्यूरी का लेवल h नीचे जाता है तो इस लिंब में h ऊपर जाएगा? इज दिस अग्रीएबल? यहां से जितना नीचे गया यहां से उतना ही ऊपर जाएगा. सो नया लेवल अगर आपको दिखाऊं मैं, ये यहां से इतना नीचे आया और यहां से इतना ही ये ऊपर गया. अच्छा, क्योंकि बेचारा जाएगा कहां? जो है यही है, यूट्यूब ही है. सो अगर यहां से h डिप्रेस हुआ तो यहां से h ऊपर चढ़ा. So what is now the difference in heights between the two limbs? Difference in levels? Isn't it h plus h, 2h? Alright? The liquid level goes down by h in one limb. So it goes up by h in the opposite limb. So level difference is h plus h, बोले तो 2h. alright, so level difference हो गया 2h. and जब भी लेवल डिफरेंस होता है, अब जब सेम डिफरेंस होता है इसका मतलब इधर ये पॉइंट और ये पॉइंट में कोई भी प्रेशर का डिफरेंस नहीं है. पर अगर ये ऐसा हुआ इसका मतलब दोनों पॉइंट्स में प्रेशर का डिफरेंस खड़ा हुआ है. सो द प्रेशर डिफरेंस h rho g, pressure difference between the two limbs, p is height difference, level difference into rho into g. कितना लेवल डिफरेंस है? 2h. सो 2h rho g. और ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ. रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू लेवल डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एक्चुअली. F is equal to pressure difference into area and action opposite direction, तो minus P into A. P लगा डालो, ये रहा. and as a result 2h rho g into A. मैं इस इक्वेशन को एक अलग तरीके से लिखना चाहूंगा. हमेशा कुछ ना कुछ नवीनता आनी चाहिए. 2a rho g into h. एंड अब तो आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि इस तरह लिखने का मतलब क्या है. बिकॉज दिस इक्वेशन 2 रिजेंबल्स F is equal to minus KH. Isn't this the restoring force का इक्वेशन जो SHM को वो करता है, which says that, which indicates that the liquid performs SHM. So this was the main idea, to prove that it performs SHM. So it is performing SHM. अच्छा, भले उन्होंने कहा नहीं है पर मैं साथ में टाइम पीरियड भी फाइंड कर ही लेता हूं, अच्छा रहता है. टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k. एंड सिंपली k तो मेरे को मिल चुका है, 2a rho g है ही. अब मास, you know mass is what? Density into volume. M, mass of liquid in the tube, which is equal to density into volume. So density is rho, area is A, and let us say the length of the mercury column is L. So time period क्या बन जाएगा? T is equal to 2 pi, mass की जगह rho AL, and how much is K? ये रहा K, 2a rho g. क्या क्या कट? a कट, रो कट, and you are left with 2 pi root of L by 2g. ये बात ने प्रूव कर दिया कि SHM परफॉर्म कर रहा है. ये बात ने प्रूव कर दिया कि टाइम पीरियड भी अवेलेबल है. So this is how the entire numerical 19 crumbles.
I really love doing numerical 12. Are you there on numerical 12? I am taking this off. Any doubt so far? Pretty simple stuff. बस तुमको यही प्रूव करना होता है कि f प्रोपोर्शनल टू माइनस h या माइनस x है, एंड यू कैन से दैट इट इज परफॉर्मिंग SHM बिकॉज f प्रोपोर्शनल टू माइनस x इज द आइडिया ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. सो कोई भी तरीके से f प्रोपोर्शनल टू माइनस x हो जाए तब पता चलता है कि बॉडी SHM परफॉर्म कर रहा होगा. अच्छा, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने इलस्ट्रेशन 4 किया था और न्यूमेरिकल 11 किया था. न्यूमेरिकल 12 बहुत ही बढ़िया चीज है. न्यूमेरिकल 12 लवली. अब ये इलस्ट्रेशन 4 और न्यूमेरिकल 11 का उल्टा प्रोसेस है. उन्होंने हमको इक्वेशन दे रखा है और फिर हमसे कहा है कि आप एम्पलीट्यूड फाइंड करो, इनिशियल फेज फाइंड करो और ओमेगा या टाइम पीरियड फाइंड करो. सो इक्वेशन लेके हमको उसको प्रोसेस करना है. सो ये रहा पहला इक्वेशन. ये सारे एक्स कंपोनेंट है. x इज इक्वल टू -2 साइन 3t प्लस पाई बाई 3. ये हमारा मेन इक्वेशन है. नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमारे x कंपोनेंट का आइडिया क्या था? वी नीड टू ब्रिंग इट टू द फॉर्म x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5. अब यहां से सीधा नजर आ रहा है a तो ठीक है, चलो 2 है, पर ये साइन है, यहां कॉस है, ओ ये लफड़े वाला है, और यहां माइनस भी तो है. अब क्या करेंगे? ओके, थोड़ा सा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा. अच्छा, बिफोर आई डू एनीथिंग, डू यू नो व्हाट इज कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा? अब यहां पे कुछ बायोलॉजी वाले भी होंगे तो उनके लिए मैं ये यूनिट सर्कल बना देता हूं. दिस इज 0. अच्छा, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. यहां से सब कुछ शुरू होता है. 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई. सो पाई बाई 2 प्लस थीटा, डोंट यू अग्री इट विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट? डू यू अग्री? Pi by 2 plus theta will lie in the second quadrant. Also, add sugar to coffee. ASTC. Add sugar to coffee. Here only sign is positive. Cos will be negative. So, cos pi by 2 plus theta. अब pi by 2 आ गया मतलब cos का साइन हो गया. So, this minus sin theta is nothing but cos of pi by 2 plus theta. So consequently, if I consider this to be theta, isn't minus sin theta equal to cos of pi by 2 plus theta? So equation 1 becomes x is equal to 2 cos. अब इस पूरे को मैं pi by 2 ऐड कर दूंगा, pi by 2 plus 3t plus pi by 3, and I am on my way now. X is equal to 2 cos 3t plus pi by 2 plus pi by 3 is 5 pi by 6. आ गया मेरा फॉर्म. मैं आ गया फिर से फॉर्म में. ओके, सो x is equal to 2 cos 3t plus 5 pi by 6. अब इसको इसके साथ कंपेयर करो. कंपेयरिंग 3 with 2 एक्चुअली क्या मिलेगा हमको? कंपेयरिंग 3 with 2 करो तो कंपेयर. a क्या है? 2. सो एम्पलीट्यूड या रेडियस ऑफ द सर्कल a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. दिस इज इनिशियल फेज 5. कितना होगा? 5 पाई बाई 6. 5 is 5 pi by 6. So initial phase 5 is 5 pi by 6 रेडियन. एंड डिग्री में कन्वर्ट करना चाहो तो यहां 180 लगा दो, तो 5 into 180 by 6 डिग्री में this 35 are 150. एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये रहा ओमेगा जो टी के साथ है, तो यहां टी के साथ क्या है? 3, तो ओमेगा
is 3 and omega you know is 2 pi by t. तो t कितना मिलेगा श्रीमान? t को ऊपर ले लो, 2 pi by 3 सेकेंड. मुझे तीनों मिल गए, पर ये तीनों से काम नहीं होना जाना है, अपने को वो सर्कल ड्रॉ करने का है. तो मैं ये सब उड़ा रहा हूं आपके लिए. ये अच्छा रहता है यू नो अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको भी उड़ा देते हैं. सो ये आ गया आपका सर्कल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला. सब कुछ यहां से गिनेंगे, ये एक्स एक्सिस है. अच्छा, उन्होंने बोला है कि इट गोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इस सर्कल का रेडियस कितना है? एम्पलीट्यूड जितना 2 सेंटीमीटर. टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई बाई 3 सेकेंड. एंड इनिशियल फेज कितना है? 150 डिग्री. तो यहां से अगर 0 से शुरू हो रहा है तो ये 90 एंड ये 150 कहीं यहां आएगा. दिस इज O. सो ये आपका जो रेडियस है वो 2 है एंड दिस इज 150 डिग्री. दिस इज द पोजिशन P एट टाइम t इक्वल टू 0. इज दिस अंडरस्टैंडेबल जेंटलमैन? नो प्रॉब्लम्स? ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने खास पूरी तरह कराया इसको. कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो? ओके, आई विल गो ऑन टू बी. Let's go to B. To be or not to be is the question. B वाला आई थिंक आप भी देख सकते हो, आप एटलीस्ट देखना तो शुरू करो. B वाला, B वाला आसान हो सकता है. ये वाला साइन से कॉस में लाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हुए, पर B वाला लेट अस से. B कहता है x इज इक्वल टू कॉस. क्या कॉस? क्या? पाई बाई 6 माइनस टी. ओ. अच्छा, इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है. तो सबसे पहले सर ओमेगा टी प्लस 5 नहीं होना चाहिए? हाँ, मतलब टी आगे होना चाहिए ना. ए, डू यू नो कोसाइन इज एन इवन फंक्शन. मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सिंपली कॉस थीटा. अर्थात मैं क्या करूंगा? सो इक्वेशन 1 is written as cos. मैंने माइनस को आगे ले लिया जिससे t माइनस पाई बाई 6 हुआ. डू यू एग्री? मैं अगर ब्रैकेट खोलूं तो दिस बिकम्स माइनस टी प्लस पाई बाई 6. सेम ओल्ड हियर. एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा. ओकी डोकी. सो कॉस क्या हो गया? t माइनस पाई बाई 6. Easy peasy Japanesey. And now comparing with the standard equation, x is equal to a cos omega t plus 5. अरे जरा बूझिए तो a कितना होगा? सर यहाँ है ही नहीं, पर जहां कोई नहीं होता वहां 1 होता है. सो a 1 है. We get amplitude, the radius of the circle 1 सेंटीमीटर. भाई इनिशियल फेज कितना? माइनस पाई बाई 6. इनिशियल फेज माइनस पाई बाई 6. माइनस पाई बाई 6 मतलब माइनस 30 डिग्री, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे. एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. ओमेगा यहां पे भी 1. ओ माय गॉड. सो ओमेगा इज 1. So 2 pi by t is 1. So which gives me t is 2 pi second. And now let's proceed to draw the circle. ये रहा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सर्कल. ये आपका फेवरेट एक्सिस. अच्छा, इस सर्कल का रेडियस कितना होना जाना है? 1 सेंटी. इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई सेकेंड. एंड इनिशियल फेज एंगल एट टाइम t इक्वल टू 0 कितना है? माइनस 30. प्लस यहां होता है माइनस नीचे. सो माइनस 30 कहीं यहां आएगा. ये वो है. कितना है सर्कल का रेडियस? 1 सेंटी. एंड दिस इज माइनस 30 डिग्री. एवरीथिंग गोइंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज दे हैव स्पेसिफाइड. सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 12B फॉर यू. C is also lovely.
I hope you can have a look at it. Have you looked at C? Any problems here? No? Okay. We'll go on to C. Can you see? माइनॉरिटी रिपोर्ट का अच्छा डायलॉग था. कैन यू सी, मतलब सी इनटू द फ्यूचर एक्चुअली. एनीबॉडी वॉच माइनॉरिटी रिपोर्ट? नहीं. ओके, सी. एक्स इज इक्वल टू, फिर से आया साइन, पर घबरने का नहीं. क्या? 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4. ओके सर, यहां साइन पॉजिटिव है. ओके, वेरी नाइस. सो हमको तो मालूम ही है, वी कनोज दैट. क्या कनोज करते हैं हम? आपको पता है हम क्या नो करते हैं? आप ही बता दो क्या नो करते हैं हम. व्हाट इज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा? बता दो. सबसे पहली बात, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है? जी हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है. एंड कॉस पाई बाय 2 मतलब साइन बन जाएगा. साइन थीटा, क्या बात है. सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ध्यान से जरा भी गड़बड़ ना होने पाए, कॉस दिस होल पाई बाय 2 माइनस दिस होल थीटा. वाह. And let's open brackets and let's rock and roll. Pi by 2 minus 2 pi t minus pi by 4. So pi by 2 minus pi by 4 is pi by 4. सर अभी भी प्रॉपर फॉर्म तो आया ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर फॉर्म में 2 पाई टी जो ओमेगा टी है वो आगे होता है. अरे भाई कोसाइन इवन फंक्शन है ना, तो घबरा क्यों रहे हो यार. ये माइनस का आगे ले लो. कोसाइन में वी आर ऑल गुड. 2 पाई टी माइनस पाई बाय 4. इसको हटाओ, इसको लगाओ. वाह वाह वाह. और अब कंपेयर करो अपने फेवरेट इक्वेशन के साथ. कंपेयरिंग विथ x is equal to a cos omega t plus 5 and we are all rocking and rolling. a कितना होगा? 3. so amplitude a is equal to 3 सेंटी. इनिशियल फेज कितना? माइनस पाई बाय 4. माइनस का मतलब तो अभी आपको पता ही है. इनिशियल फेज 5 इज माइनस पाई बाय 4. पाई बाय 4 मतलब 45. एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना है भाई? यहां ओमेगा, यहां कितना? 2 पाई. एंड यू नो ओमेगा इज 2 पाई बाय टी. ओ वाओ, 2 पाई कट, तो t is equal to 1 second. I think we are all set to make the circle. Lovely circle here. अब ये जो सर्कल है, सबसे पहले इसका रेडियस कितना है? 3 सेंटी. एंड टाइम पीरियड कितना है? 1 सेकेंड. इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 कितना एंगल बना रहा था? -45. तो ये जो है ये 0 है और 45 माइनस मतलब नीचे. ये p है एट t इक्वल टू 0 एंड रेडियस कितना? 3 सेंटी. एंड दिस इज -45 एंड ऑल एब्सोल्युटली गोइंग एंटी क्लॉकवाइज as they have specified. We are all good. This was number C. And now coming up the last idea, number D. Is it good or is it something lovely? D का इक्वेशन देख रहे हैं आप लोग? क्या है D का इक्वेशन? भाई कोई पढ़ भी सकता है तो पढ़ लो यार, मेरे को देखना ना पड़े. hang on. x is equal to 2. अच्छा 2 है कि नहीं है? पाई टी. अरे इससे सस्ता और सादा तो कुछ नहीं हो सकता. कंपेयरिंग विथ कॉस में है, सो वी आर ऑल गुड. a cos ओमेगा टी प्लस 5
वी गेट एम्पलीट्यूड ए कितना 2, इनिशियल फेज कितना 0, अरे बाप रे, मतलब इनिशियली फेज उसका 0 है, एंड ओमेगा, ओमेगा कितना है पाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज पाई, एंड ओमेगा वी नो इज 2 पाई बाई टी, तो पाई पाई कट विच गिव्स मी टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एंड ये तीनों हथियारों से लेस हम बनाएंगे वो सर्कल, ये रहा तुम्हारा सर्कल, ये एक्स है, इस सर्कल का रेडियस कितना 2 सेंटी, टाइम पीरियड कितना 2 सेकेंड, ओके, एंड इनिशियली टाइम टी इक्वल टू 0 पे कहां था, 0 पे था, ओ राइट, सो कोई भी एंगल बना ही नहीं रहा है, ये ओ है ये पी है, so p is lying on the x axis, radius 2 cm, body going on an anti-clockwise path. Wasn't this easy gentlemen? So d वाला सबसे आसान, सबसे छोटा, पर वो तभी पॉसिबल है जब आपने a b और c अच्छी तरह किया हो, तब जाके d वाला आता है. So this was number 12 and coming upon to the last numerical of the day, which is number 13. Number 13 if you see involves block and spring system, और उसमें दो केस हैं. पहला केस काफी आसान, नॉर्मल स्टफ, कोई नई बात नहीं, एंड दूसरे केस में हम कुछ और देखना चाहेंगे, दूसरे केस में वो कुछ और दिखाता है हमको. सो पहले केस में यू गॉट दिस, यू सीन दिस बिफोर, दिस इज द मास एम, स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट के, दिस इज योर रिजिड सपोर्ट, और यहां से एक फोर्स खींच रहा है मास एम को इस तरफ. उन्होंने दो चीजें पूछी हैं, फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग एंड सेकेंडली फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. सपोज मैं कहूं कि इसने, ये आपका मीन पोजीशन, नथिंग दैट वी डोंट नो, इसने इस ब्लॉक को ऐसा खींचा, ये है आपका एक्स. डोंट यू अग्री रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट, वो भी उतना ही होगा जितना ये खींचने वाला फोर्स है. सो लेट द स्प्रिंग बी डिस्प्लेस्ड बाय एक्स. सो रिस्टोरिंग फोर्स F is equal to minus kx. बराबर, सिंपल एज दैट. एंड इन मैग्नीट्यूड F is equal to kx, इन वैल्यू, एंड एज ए रिजल्ट x की वैल्यू कितनी आएगी, मुझे x की वैल्यू चाहिए एक्सटेंशन की. सो एक्सटेंशन x, isn't it F by k? So extension x is F by k, as simple as it gets. एंड दूसरा टाइम पीरियड भी फाइंड करना है. टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई, ये k आ गया यहां पे, तो t इज इक्वल टू 2 पाई. अच्छा, आपको टाइम पीरियड इस तरह फाइंड नहीं करना है और इस तरह फाइंड करना है कि वी नो a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंड यहां पे f इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू व्हाट, f बाई m. तो सेम ओल्ड आप ले सकते हैं, तो यू नो ओमेगा स्क्वायर भी मिल जाएगा आपको, एंड यू नो यू विल बी एबल टू फाइंड टाइम पीरियड आल्सो. आपको जिस तरह करना है, ओमेगा स्क्वायर इज के बाई एम, सो टाइम पीरियड वही है जो पहले किया था हमने, 2 पाई रूट ऑफ m बाई के. सो पहली बात में तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक्सटेंशन फाइंड करना था और टाइम पीरियड फाइंड करना था, बिकॉज दिस वॉज अ नॉर्मल स्टफ. Second case is a much more interesting case which I would like to show you. कुछ नई बात जानने मिलेगी सेकंड केस में, बी वाला केस. आर यू लुकिंग, यहां पे स्प्रिंग एक ही है, मास 2 है और फोर्सेस भी 2 हैं, तो हमको कोई भी एक चीज का फोर्स डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर लेना पड़ेगा. सो लेट्स डू दैट, लेट्स डू इट. अच्छा, सो ये आपका केस बी
एज आई सेड, 2 ब्लॉक्स, ये एम, ये स्प्रिंग, ये एम अगेन, स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है, यहां से एक एफ खींच रहा है, यहां से दूसरा एफ खींच रहा है। अब एक्सटेंशन फाइंड करने के लिए तुम कोई भी एक फोर्स का डायग्राम बनाओगे। लेट्स कंसिडर अ सिंगल ब्लॉक एंड सिंगल फोर्स। Let the extension be x dash, let us say। तो ये आपकी स्प्रिंग हुई, ये मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये फोर्स f। सो इन एसेंस अगर ये x डैश से खींच रहा है तो व्हाट विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ होगा, f is equal to minus kx dash. So magnitude में f is equal to kx dash. So what is your extension x dash? Isn't it simply equal to f by k? So if you look closely, जो पिछला डायग्राम था सिंगल मास सिंगल स्प्रिंग एंड पकड़ा हुआ था रिजिड सपोर्ट से, उसका एक्सटेंशन f by k, इसका भी एक्सटेंशन f by k ही होगा। बट अब जब आप टाइम पीरियड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, अब ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि ये ऑसिलेशन कैसे कर रहा है। भाई ध्यान से देखें, बहुत नई चीज दिखा रहा हूं। एक्सटेंशन जो उसका एसएचएम होगा, ये उसका मीन पोजीशन होगा, ये एफ है, ये एफ है। सो पहले डायग्राम में, पहले शॉट में ये दोनों ऐसे खींच जाएंगे। सो इफ आई वर टू से लेट इट बी पुल्ड हियर एंड लेट दिस बी पुल्ड हियर, खींचा छोड़ दिया, अब दोनों वापिस आएंगे और नजदीक आएंगे, फिर दोनों वापिस आएंगे, दूर जाएंगे, इस तरह का एसएचएम होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बराबर है। ये बहुत जरूरी है कि यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह हो रहा है। एंड अब ये दोनों और नजदीक आएंगे। सो ये दो एसएचएम हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। कैन यू आइडेंटिफाई? दीज आर 2 एसएचएम्स टेकिंग प्लेस, ये एक यहां और एक यहां। तो आपको हर साइड को इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा सिस्टम का फाइंड करने के लिए। सो यहां पे ये स्प्रिंग को आपने 2 टुकड़ों में काटा, ये के स्प्रिंग है, इसको मैं नोट में लिखूंगा। टू फाइंड टाइम पीरियड वी कट द स्प्रिंग into 2 equal halves. Kindly pay attention है, कुछ नई बात आ रही है। Each half has spring constant k dash is equal to 2k. And before you start fighting with me कि सर ऐसा कैसा, let me tell you, ये इसलिए because spring constant is inversely proportional to length. That means length of the spring KL is constant. अगर लेंथ आधी हो गई है तो डोंट यू अग्री K डबल हो जाएगा? कैन यू सी दी कोरिलेशन? L आधा हो गया, लेंथ आधी हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहता लेंथ 1/3 हो गई तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता? एनीबॉडी? लेंथ यहां हाफ हो रही है तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो रहा है। तो लेंथ अगर 1/3 हुई होती तो डोंट यू अग्री स्प्रिंग कांस्टेंट 3k हो गया होता? 3k, यू अग्री? सो तुम्हारा नया स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k। एंड अब टाइम पीरियड, आई थिंक आई शुड टेक दिस ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तुम एसएचएम चेक कर रहे हो तो डोंट यू सी अबाउट द मीन पोजीशन, तुमने स्प्रिंग को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, बराबर, दोनों इक्वल हाफ्स। एंड
लेंथ एल हो, सपोज स्प्रिंग की लेंथ एल है, तो हर एक आधे का अब L/2 होगा, हर एक हाफ का L/2 लेंथ है, तो हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 2K, बिकॉज यहां पे मैंने फंडा बताया कि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, दैट मींस K इंटू लेंथ इज कांस्टेंट। लेंथ अगर आधी हो जाएगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा, बराबर। तो लेंथ अगर 1/3 हुई होती तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3K हो गया होता, लेंथ अगर 1/4 हुई होती तो स्प्रिंग कांस्टेंट 4K हो गया होता, बराबर है ये, ओके। सो अब टाइम पीरियड अब सिंगल चीज का, सिंपल चीज, एवरीबडी नोस टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 pi रूट ऑफ m by k डैश। मास m है, जानते हम, k डैश कितना है 2K, सो योर टाइम पीरियड नाउ बिकम्स T इज इक्वल टू 2 pi रूट ऑफ m by 2K। कैन यू चेक द आंसर प्लीज? आई एम श्योर इट इज करेक्ट, ओके। सो यहां पे हम ये सेशन को खत्म करेंगे, इस आइडिया का खत्म हो गया है, जो भी न्यूमेरिकल्स मेरे को कराने थे वो मैंने कराए, काइंडली डू देम अगेन, वी मीट अगेन, थैंक यू सो मच।